स्टूडेंट्स, आज हमारी यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इट इज़ नेसेसरी टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसी में एक ऐसा बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब बच्चों, आप सबको पता है नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब क्वेश्चन ये है कि हम मनी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। भाई, जो हमने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की उनके रेस्पेक्टिव मार्केट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके मनी वैल्यू आ जाती है। तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि जब हम जो भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड एंड सर्विस, उसकी मनी वैल्यू उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसे कैलकुलेट करने का? करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी। 2020-21 में जितनी भी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया गुड्स और सर्विस की, तो उनके रेस्पेक्टिव प्राइस 2020-21 के ही लेकर उनसे मल्टीप्लाई करके जब हमने मनी वैल्यू निकाली, तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस, और इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। लेकिन नॉमिनल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सही आइडिया नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप सबको पता है कि हर साल प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से हो सकता है कि गुड्स और सर्विस के फिजिकल प्रोडक्शन में जरा से भी इंक्रीमेंट ना हुआ हो, लेकिन नेशनल इनकम, अगर हम डिफरेंट ईयर्स की इनकम कंपेयर करेंगे तो हो सकता है इस साल की इनकम हमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो फिजिकल आउटपुट की वजह से ना बढ़ के सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से बढ़ रही है। तो इससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का हमें सही पता नहीं चल पाता। इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज बोथ इन प्राइस एंड क्वांटिटी। जो करंट ईयर प्राइस पे नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज होने की वजह से अफेक्ट हो सकती है। अब ऑन द अदर हैंड सी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और रियल नेशनल इनकम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द करंट ईयर क्वांटिटी। जैसे आज हमने 2020-21 में जितना भी प्रोडक्शन किया है गुड्स और सर्विस का, उसके किसी बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की, तो वो होती है रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। और इसी का ही जनरली हम डिफरेंट ईयर्स की नेशनल इनकम को कंपेयर करने में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स एंड इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। भाई, फिजिकल गुड्स और सर्विस के क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ वो हमें इसी से पता चलता है। और एक चीज़ और आप समझेंगे कि जो बेस ईयर होता है जनरली 10 ईयर्स पहले का होता है, और ये एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है कि देयर शुड बी लेस प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब जैसे 2020-21 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल ईयर। वाई? बिकॉज इट इज़ द पेंडेमिक ईयर। तो पेंडेमिक की वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, नेसेसरी गुड्स महंगी हो जाती हैं, तो ये नॉर्मल ईयर नहीं माना जाएगा। तो नॉर्मल ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें कोई पेंडेमिक, वॉर या इंटरनल प्रॉब्लम्स ना हो, प्राइस फ्लक्चुएशंस ना हो। अभी प्रेजेंटली इंडिया में
2010-11 को बेस ईयर लिया जाता है। 2010-11 के बेस ईयर पर हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो आप सभी को नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है कांस्टेंट प्राइस में। तो हाउ वी हैव टू कन्वर्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। तो वी हैव टू यूज फॉर दिस द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सब लोग लिखेंगे और याद रखेंगे कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड कि आपको प्राइस इंडेक्स दी हुई होती है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस दी हुई होती है और कह दिया जाता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस को करंट प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके 100 डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो बच्चों जिस तरह से नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस होती है रियल या नॉमिनल नेशनल इनकम, तो सेम उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो यहाँ पे नेशनल इनकम वर्ड ना यूज होके जीडीपी हो गया है। मतलब वही है कि व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस। भाई नॉमिनल क्या होती है, जो करंट ईयर प्राइस के बेस पे कैलकुलेट की जाए। तो व्हेन द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, एंड व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस then it is known as real GDP, and real GDP is a better indicator of growth because the change in GDP takes place only due to change in the physical output of goods and services. एक और चीज इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है, the concept of GDP deflator. GDP deflator को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एक आधा एग्जाम में। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड या रियल एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं वो इस टाइप के होते हैं। देखिए हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू ₹500 एंड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 125, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो अपना वही प्राइस इंडेक्स वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू अभी अभी आपको बताया नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो प्राइस इंडेक्स है हमारा 125 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी विच इज 500 इंटू दिस।
ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आएंगे, 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी आ गई? 625। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जनरली 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रियल जीडीपी हमें गिवन है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 300 एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 330, तो हमें कैलकुलेट करना है यहां पर प्राइस इंडेक्स। सिंपल क्वेश्चन, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल है हमारी 330 अपॉन 300 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 110। दिस इज द आंसर। तो आई होप that this formula is clear to all of you, and now you can calculate either real GDP or nominal GDP or price index by using this formula. अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो बच्चों, जनरली ये समझा जाता है कि जीडीपी इज अ गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अब यहां वेलफेयर का क्या मतलब है? वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। क्या मतलब कि जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा आप मटेरियल चीज़ें खरीद पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, लेकिन वेलफेयर से यहाँ पर हमारा मतलब सिर्फ मटेरियल वेलबींग से है। मटेरियल वेलबींग का मतलब है कि द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी कैन परचेज विद द हेल्प ऑफ मनी। लेकिन ये जनरलाइजेशन ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर सम limitations of taking GDP as an index of welfare. Limitations of GDP as an index of welfare. मतलब अगर हम जीडीपी को एक कंप्लीट इंडेक्स मान लेते हैं वेलफेयर की, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से मतलब है कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन वो जीडीपी कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है और मास ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, तो वी कैन नॉट से दैट वेलफेयर इज टेकिंग प्लेस। तो हियर जीडीपी फेल्स टू बी एन इंडेक्स, टू बी अ गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्वल इन अ कंट्री। नेक्स्ट लिमिटेशन इज चेंज इन प्राइसेस। अगर किसी कंट्री की जीडीपी सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से बढ़ रही है, मतलब जैसे पिछले साल हमारी जीडीपी सपोज 2000 करोड़ रुपीस थी, इस साल हमारी जीडीपी 3000 करोड़ रुपीस हुई, लेकिन ये जो जीडीपी में इंक्रीमेंट आया ये प्राइस बढ़ने की वजह से आया। फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वी कैन नॉट से दैट वेलफेयर इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लिमिटेशन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बच्चों क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट एक्वायर्ड थ्रू द रेगुलर मार्केट, जैसे सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग। आपने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन लगाया हुआ है, सब्जियां उगा रहे हैं आप, उसे तोड़ के बना रहे हैं, तो या आपकी मदर जो वर्क कर रही हैं घर में,
तो सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउसवाइफ, तो नो डाउट दीज सर्विसेज इंक्रीज द वेलफेयर बट दे आर नॉट कैलकुलेटेड इन जीडीपी, क्योंकि उनका डेटा ही अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। तो इसलिए जीडीपी की ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो गुड्स एंड सर्विस हम रेगुलर मार्केट के थ्रू एक्वायर नहीं करते, भले ही वो हमारा वेलफेयर बढ़ा रही हैं, लेकिन वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होती। नेक्स्ट लिमिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, और एक एक्सटर्नलिटीज वाला। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी का गुड और बैड इम्पैक्ट। गुड इम्पैक्ट के लिए हम कोई प्राइस पे नहीं करते और बैड इम्पैक्ट के लिए हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती। जैसे अगर आज हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पर उस इंडस्ट्रियलिस्ट पे उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती। इसी तरह से गुड एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क। गवर्नमेंट जो लोकेलिटीज़ में पार्क बनाती है, उसमें सुबह को आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, योगा करते हैं, शाम को बच्चे खेलते हैं, तो आपकी हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये एक्सटर्नलिटीज़ हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए जीडीपी या तो अंडर एस्टिमेट हो जाती है या ओवर एस्टिमेट हो जाती है। व्हेन वी इग्नोर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज तो जीडीपी इज ओवर एस्टिमेटेड, and when we ignore the positive externalities then GDP is underestimated. One more limitation of taking GDP as a indicator of welfare is rate of population growth. Rate of population growth. अगर किसी कंट्री की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ रही है या जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो भाई वहाँ तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जितनी टोटल जीडीपी है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज ऑन एन एवरेज एक पर्सन क्या अर्न कर रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम खाली जीडीपी को इंडिकेटर लेते रहें कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो वो क्या वेलफेयर होगा वहाँ पर अगर उसकी पॉपुलेशन भी उसी स्पीड से बढ़ रही है। तो दीज आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ टेकिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, in this unit, national income and related aggregate. This is the last video of this unit and I hope that every concept is clear to all of you. तो इससे ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोग नंबर 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करें, and those who have not seen, they will find the link in the description box. Thank you.